YouTube चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है सभी का। तो आज हम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के एक बहुत ही मैं कहूँगी एक फाउंडेशनल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिहाज से यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग थ्योरीज। हाँ, और इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत की। अच्छा, व्यवहारवादी। हाँ, तो इसमें कौन कौन से सिद्धांतकार आते हैं? देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांतकारों में जो मुख्य नाम हैं वो है पावलो, थॉर्नडाइक, स्किनर, वॉटसन, हल और गथरी। ये कुछ प्रमुख नाम हैं। और आज हम इनमें से किस पर फोकस करने वाले हैं? आज हमारी पूरी चर्चा इवान पावलो और उनके सिद्धांत पर केंद्रित रहेगी। पावलोव का सिद्धांत। हाँ, इसके तो मैंने सुना है कई अलग-अलग नाम भी हैं। संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया और अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इतने सारे नाम, मतलब सबका एक ही है? मतलब एक ही है। ये सारे नाम एक ही प्रक्रिया को दर्शाते हैं कि कैसे एक प्राणी किसी नई उत्तेजना के साथ एक व्यवहार को जोड़ना सीखता है। मतलब एक नया संबंध, एक नया अनुबंधन बनाता है। ठीक है। तो इवान पावलोव के बारे में कुछ बताइए, ये कौन थे? देखिए, इवान पावलोव एक रूसी शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। शरीर क्रिया वैज्ञानिक मतलब फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक नहीं। यही सबसे दिलचस्प बात है। वो मनोवैज्ञानिक नहीं थे, वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने कुत्तों पर प्रयोग करते हुए ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अच्छा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जा सकता है जी। कि उन्हें इसी कार्य के लिए वर्ष 1904 में चिकित्सा जगत का नोबेल पुरस्कार मिला था। चिकित्सा जगत का, मनोविज्ञान का नहीं। ये वाकई में एक बहुत जरूरी पॉइंट है। जी, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो उनके सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या थी? वो क्या मानते थे? पावलोव की पहली और सबसे बुनियादी मान्यता थी कि वातावरण में कुछ प्राकृतिक, अनानुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपक होते हैं। ये शब्द थोड़े भारी हैं। स्वाभाविक उद्दीपक या अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में समझिए, हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हम नेचुरली रिएक्ट करते हैं। हमें सीखना नहीं पड़ता। जैसे कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना। हाँ, ये तो अपने आप होता है। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक अनकंडीशन्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये तो हुई पहली मान्यता। और दूसरी मान्यता ही उनके पूरे सिद्धांत का आधार है। वो कहते थे कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कोई तटस्थ, कृत्रिम या अनुबंधित उद्दीपक दिया जाए तो प्राणी उसके प्रति भी समान अनुक्रिया विकसित कर लेता है। ओके, ये थोड़ा जटिल लग रहा है। तटस्थ उद्दीपक मतलब? कंडीशन स्टिमुलस। हाँ। इसको उनके प्रयोग से ही समझते हैं। भोजन, जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक है, उसे देने से ठीक पहले अगर रोज एक घंटी बजाई जाए। घंटी जिसका भोजन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, वो तटस्थ है, न्यूट्रल है। तो अगर घंटी बजाकर तुरंत भोजन दिया जाए और ये बार बार किया जाए तो कुछ समय बाद कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगेगा। भले ही भोजन न दिया जाए। भले ही भोजन न दिया जाए। और सबसे खास बात यह है कि स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन के हटने के बाद भी ये प्रक्रिया बनी रहती है। वाह, मतलब कुत्ते ने घंटी की आवाज को भोजन से जोड़ लिया। एकदम सही, यही शास्त्रीय अनुबंधन है। चलिए, अब इस प्रयोग को चरण दर चरण समझते हैं। जी बिल्कुल। पहला चरण है अनुबंधन से पहले की स्थिति। मतलब जब ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई थी। हाँ, इसमें क्या होता है, आप कुत्ते को यूसीएस यानी भोजन दिखाते हैं। तो वो यूसीआर मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा, लार टपकाएगा। सही, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भोजन देखकर लार आना एक अनसीखी प्रतिक्रिया है। और इसी पहले चरण में अगर सिर्फ घंटी बजाएं तो कुछ नहीं होगा। सीएस यानी घंटी उसके लिए एक बेमतलब की आवाज है, इसलिए कोई अनुक्रिया नहीं होती। ठीक है, ये क्लियर है। अब दूसरा चरण है अनुबंधन के दौरान। अब असली प्रक्रिया शुरू होती है। अब दोनों को जोड़ा जाएगा। जी, इसमें सीएस यानी घंटी और यूसीएस यानी भोजन दोनों को एक साथ बार बार दिया गया। पहले घंटी बजी और तुरंत भोजन दिया गया। तो इस प्रक्रिया में कुत्ता घंटी की आवाज को भोजन के आने का सिग्नल समझने लगा। बिल्कुल, उसके दिमाग में एक कनेक्शन बन रहा था। और फिर आता है तीसरा और आखिरी चरण। हाँ, अनुबंधन के पश्चात। अब तक अनुबंधन स्थापित हो चुका है। मतलब कनेक्शन मजबूत हो गया है। जी। अब आप भोजन हटा लीजिए और सिर्फ सीएस यानी घंटी बजाइए। और कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगता है। करेक्ट। और ये जो लार है, ये सीआर यानी कंडीशन्ड रिस्पॉन्स है। ये एक सीखी हुई अनुबंधित अनुक्रिया है। समझ गई। यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर, ये चार
पिलर्स हैं इस थ्योरी के। बिल्कुल। लेकिन क्या ये प्रक्रिया हमेशा एक जैसी ही रहती है? मेरा मतलब है, क्या कोई चीजें हैं जो इस कनेक्शन को मजबूत या कमजोर बनाती हैं? बहुत अच्छा सवाल, और यहीं से परीक्षा के लिए और भी महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं। इन्हें कहते हैं अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडीशनिंग। हाँ, इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी कारक है उद्दीपकों के मध्य समयांतर, मतलब घंटी और भोजन के बीच का टाइम गैप। टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होगा मुझे लगता है। बिल्कुल। इसमें एक विधि है पश्चिगामी अनुबंधन यानी बैकवर्ड कंडीशनिंग। पश्चिगामी मतलब पीछे। हाँ, इस विधि में पहले UCS मतलब भोजन दिया जाता है और बाद में CS मतलब घंटी बजाई जाती है। अरे, ये तो उल्टा हो गया। जी, और आप सोचिए, क्या इससे अनुबंधन होगा? जब मुख्य चीज भोजन पहले ही मिल गया तो प्राणी बाद में आने वाली घंटी पर ध्यान क्यों देगा? नहीं देगा, वो तो खाकर मस्त हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए ये परीक्षा के लिए एक जरूरी पॉइंट है कि पश्चिगामी अनुबंधन में अनुबंधन की संभावना सबसे कम होती है, लगभग न के बराबर। ठीक है, तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है अग्रवर्ती अनुबंधन यानी फॉरवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड मतलब पहले घंटी फिर भोजन। हाँ, इस विधि के अंतर्गत पहले घंटी बजती है और बाद में भोजन दिया जाता है, लेकिन इसमें भी 3 उप प्रकार हैं। अच्छा, इसमें भी टाइप्स हैं। जी, पहला है सहकालिक यानी साइमल्टेनियस। इसमें घंटी और भोजन बिल्कुल एक साथ दिए जाते हैं। ओके, साइमल्टेनियसली। दूसरा है अवशेष यानी ट्रेस कंडीशनिंग। इसमें घंटी बजती है, फिर बंद हो जाती है और उसके कुछ सेकंड बाद भोजन आता है। अच्छा, तो कुत्ता घंटी की याद या अवशेष पर अनुक्रिया करता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है विलंबित यानी डिलेड कंडीशनिंग। विलंबित। इसमें घंटी बजना शुरू होती है और वो बजती रहती है, और इसी बीच भोजन दे दिया जाता है। मतलब घंटी की आवाज और भोजन की उपस्थिति ओवरलैप करती है। ये सबसे प्रभावी लगता है। और ये है भी। यहाँ पर सभी को एक नोट विशेष रूप से याद रखना है। बताइए। विलंबित अनुबंधन में अनुबंधन की संभावना सर्वाधिक होती है। ये परीक्षा में पूछा जाने वाला एक सीधा सवाल हो सकता है। ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। डिलेड कंडीशनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव। एग्जैक्टली। अब आते हैं दूसरे कारक पर। जी। दूसरा कारक है स्वाभाविक उद्दीपकों के प्रकार। स्वाभाविक उद्दीपक मतलब भोजन? इसके भी प्रकार होते हैं? हाँ, अनुभव के आधार पर। एक होते हैं प्रशंसात्मक उद्दीपक यानी एपेटिटिव स्टिमुलस। एपेटिटिव मतलब वे उद्दीपक जो खुशी, प्यार, हर्ष जैसी पॉजिटिव फीलिंग देते हैं, जैसे भोजन, तारीफ, इनाम। और दूसरे होते हैं विमुखी उद्दीपक यानी अवर्सिव स्टिमुलस। अवर्सिव जी, मतलब जिनसे हम दूर भागना चाहें। बिल्कुल। वे उद्दीपक जो कष्ट, पीड़ा, डर जैसी नेगेटिव फीलिंग देते हैं, जैसे डांट, सजा या हल्का सा बिजली का झटका। तो इन दोनों से अनुबंधन पर क्या फर्क पड़ता है? यहाँ एक और महत्वपूर्ण नोट है। विमुखी उद्दीपक यानी अवर्सिव स्टिमुलस देने पर अनुबंधन बहुत जल्दी, मतलब सिर्फ 1 या 2 प्रयासों में ही हो जाता है। अरे, सिर्फ 1-2 बार में? हाँ, जैसे गर्म चीज को छूने पर हाथ जलने का अनुभव। ये एक ही बार में हमें सिखा देता है कि उसे दोबारा नहीं छूना है। बात तो सही है। ये तो सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, और कोई कारक? तीसरा कारक है अस्वाभाविक उद्दीपकों के प्रकार व तीव्रता। इसका बस इतना सा मतलब है कि जो कंडीशन्ड स्टिमुलस यानी घंटी है और अनकंडीशन्ड स्टिमुलस यानी भोजन है, वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। उनमें साफ साफ अंतर होना जरूरी है ताकि प्राणी उन्हें पहचान सके। ठीक है, ये तो लॉजिकल है। जी, तो ये थे मुख्य कारक। अब हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जिनसे परीक्षा में अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। अच्छा, अब शास्त्रीय अनुबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट्स। हाँ, सबसे पहला और सबसे आम है विलोपन यानी एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब गायब हो जाना। सही। मान लीजिए अनुबंधन हो गया है, कुत्ता घंटी सुनकर लार टपका रहा है। अब अगर आप लगातार सिर्फ घंटी बजाते रहें और भोजन बिल्कुल ना दें तो क्या होगा? कुत्ता धीरे धीरे समझ जाएगा कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो लार टपकाना बंद कर देगा। बिल्कुल। सीखी हुई अनुक्रिया का इसी तरह गायब हो जाना ही विलोपन कहलाता है। और इससे जुड़ा एक और शब्द है विलोपन का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि विलोपन होने में कितना समय लगता है। अगर अनुबंधन बहुत मजबूत है तो विलोपन होने में ज्यादा समय लगेगा, मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ। अगला कॉन्सेप्ट। अगला बहुत ही दिलचस्प है स्वतः पुनर्लाभ यानी स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्वतः पुनर्लाभ, अपने आप ठीक हो जाना। कुछ वैसा ही। देखिए, मान लीजिए विलोपन हो गया,
कुत्ते ने घंटी पर लार टपकाना बंद कर दिया। अब आप कुछ दिन या कुछ घंटे कोई प्रयोग नहीं करते, फिर अचानक एक दिन आप फिर से वही घंटी बजाते हैं तो कुत्ता बिना किसी नई ट्रेनिंग के फिर से लार टपकाने लगता है। शायद पहले से कम, पर टपकाता जरूर है। अरे वाह! इसी को स्वतः पुनर्लाभ कहते हैं। इसका मतलब है कि वो सीखी हुई चीज दिमाग से पूरी तरह मिटी नहीं थी, बस दब गई थी। ये तो कमाल है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला है उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण। हाँ, इसका मतलब है जब प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक, मतलब हमारी कहानी में जो खास घंटी थी, उससे मिलती जुलती दूसरी उत्तेजनाओं पर भी वैसी ही प्रतिक्रिया करने लगता है। जैसे पावलव की घंटी से मिलती जुलती दरवाजे की घंटी या फोन की रिंगटोन सुनकर भी कुत्ते का लाल टपकाना। अच्छा, मतलब वो फर्क नहीं कर पा रहा है और हर मिलती जुलती आवाज को एक ही समझ रहा है। बिल्कुल। तो फिर इसका उल्टा भी तो होता होगा, जब वो फर्क करना सीख जाता है। हाँ, बिल्कुल होता है। और उसी ही कहते हैं विभेदन, यानी डिस्क्रिमिनेशन। ये सामान्यीकरण के विपरीत है। एकदम विपरीत। इसमें प्राणी मूल उद्दीपक और अन्य मिलते जुलते उद्दीपकों के बीच अंतर करना सीख जाता है और सिर्फ मूल उद्दीपक यानी पावलव की खास घंटी पर ही अनुक्रिया करता है। ये तो ट्रेनिंग से ही होगा। जी, जब उसे पता चल जाता है कि सिर्फ खास घंटी बजने पर ही भोजन मिलेगा, बाकी घंटियों पर नहीं, तो वो विभेदन करना सीख जाता है। बहुत बढ़िया। और कोई कॉन्सेप्ट बचा है? हाँ, एक आखिरी जो थोड़ा एडवांस्ड है, उच्च श्रेणी या द्वितीय श्रेणी अनुबंधन, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। हायर ऑर्डर मतलब एक लेवल और ऊपर। सही। इसको ध्यान से समझिए। पहले घंटी को भोजन से जोड़कर लार का अनुबंधन स्थापित कर दिया, ये पहला स्तर है। ठीक है। अब भोजन को पूरी तरह हटा दीजिए। अब सिर्फ घंटी के साथ एक नई चीज जोड़िए, मान लीजिए एक लाल रंग की रोशनी। अच्छा। तो अब आप पहले रोशनी दिखाते हैं और उसके तुरंत बाद घंटी बजाते हैं। रोशनी फिर घंटी, रोशनी फिर घंटी। याद रखिए, भोजन अब कहीं नहीं है। तो घंटी जो खुद एक सीखी हुई चीज है, वो अब रोशनी के लिए एक इनाम जैसा काम कर रही है। एग्जैक्टली। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि प्राणी सिर्फ रोशनी देखकर ही लार टपकाने लगेगा। ये दूसरे स्तर का अनुबंधन है। ये तो बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। जी। तो आज हमने पावलोव के सिद्धांत को बहुत ही विस्तार से समझा। चलिए एक बार जल्दी से आज की क्लास के मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। बिल्कुल, एक क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। था सही। फिर हमने 4 प्रमुख शब्द सीखे। UCS यानी भोजन, UCR यानी स्वाभाविक लार, CS यानी घंटी और CR यानी अनुबंधित लार। हमने ये भी जाना कि अनुबंधन का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका है विलंबित अनुबंधन यानी डिलेड कंडीशनिंग, और सबसे कम प्रभावी तरीका है पश्चगामी अनुबंधन यानी बैकवर्ड कंडीशनिंग। इसके बाद हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझा। जी, जैसे विलोपन यानी सीखी हुई प्रतिक्रिया का गायब होना, स्वतः पुनर्लाभ यानी गायब हुई प्रतिक्रिया का अचानक वापस आना, और सामान्यीकरण यानी मिलती जुलती चीजों पर एक ही प्रतिक्रिया देना, और विभेदन मतलब उनके बीच फर्क करना सीख लेना। बिल्कुल। ये सारे कॉन्सेप्ट्स परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम अधिगम के अन्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।